स्वागत है आप सभी दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल ब्लू स्टोन्स पे। दोस्तों आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको ताइवान और चाइना के रिलेशन के बारे में पता होगा। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे जो बाकी कंट्रीज़ है, अमेरिका, इंडिया और भी जो वर्ल्ड में बाकी सब कंट्री है वो ताइवान के साथ कैसे रिलेशन रखती है, और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जैसे कि UN, WHO, ये सब ताइवान के साथ कैसे रिलेशन रखते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पूरा डिटेल में क्लियर करेंगे कि ताइवान का हिस्ट्री क्या था और प्रेजेंट में और उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। सो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस मैप में आप जो छोटे से आइलैंड को देख रहे हैं इसे हम रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, और ये जो आप बड़ा मैप देख रहे हैं जिसे हम चाइना कहते हैं इसका ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। एक ROC हो गया यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक PRC हो गया यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि हम वीडियो में आगे इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ROC और PRC ये दोनों एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते हैं। जो मेनलैंड चाइना है और जो ताइवान है ये दोनों एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते हैं और दोनों बोलते हैं कि हम ही चाइना के सक्सेसर हैं, और इसी बात को लेकर के ये हमेशा से अटकल बना रहता है कि आखिर मेन चाइना कौन है, और इस पे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसी टॉपिक को हम क्लियर करने के लिए फुल डिटेल में ये वीडियो बना है। तो हम अब बात करने वाले हैं चाइना के हिस्ट्री के बारे में, यानी कि चाइना ताइवान के हिस्ट्री के बारे में अब हम बात करेंगे। 1642 से लेकर के 1661 तक ताइवान पे डचों का राज रहता है। 1644 में चिंग डायनेस्टी चाइना को इंटीग्रेट करके वो पूरे चाइना पे सत्ता में आ चुकी होती है, लेकिन ताइवान पे चिंग डायनेस्टी को 1683 में सफलता मिलती है और चिंग डायनेस्टी 1683 में ताइवान पे भी अपना अधिकार जमा के वहाँ पे राज करता है। लेकिन 1895 में जापान के हाथों चाइना के हार होने के बाद ट्रीटी ऑफ बक्कन के तहत कोरियन पेनिनसुला के साथ साथ ताइवान पे जापान का राज हो जाता है। 1895 के इस चाइना और जापान के युद्ध को हम लोग फर्स्ट सिनो जापानीज वार के रूप में भी जानते हैं। अब आगे की स्टोरी समझने के लिए हम चिंग डायनेस्टी के पतन और चाइना में दो विचारधाराओं का उदय के बारे में समझेंगे, जो आज के हालात को कॉम्प्लिकेटेड बनाने में इनका काफ़ी भूमिका रहा है। चिंग डायनेस्टी का पतन कई कारणों से होना था। चाइना में मॉडर्नाइजेशन नहीं अपनाए जा रहे थे। जो चाइना के किंग थे चिंग डायनेस्टी के, वो मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल चाइना में नहीं अपनाए थे। वहीं जहाँ पे यूरोप में इनलाइटमेंट का सिद्धांत रखा जा रहा था, वहाँ पे रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वहीं पे चाइना पुराने ढर्रे पे चल रहा था। वहीं तीर कमानों से युद्ध करता था और हर बार हार जाता था युद्ध में। सो चाइनीज़ पीपल काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे अपने किंग के प्रति, और अंत में ये होता है कि जो 6 साल का बच्चा को चाइना को राजा बना दिया जाता है, वो उसका नाम होता है पू यी, जो कि चिंग डायनेस्टी का सबसे लास्ट राजा होता है। दोस्तों अब एक 6 साल का बच्चा कैसे किसी डायनेस्टी को चला सकता है? इतना बड़ा कंट्री को एक 6 साल का बच्चा तो लीड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो उसके आसपास के लोग थे वहीं उसको लीड कर रहे होंगे, और जब एक किंग सही किंग ना हो प्रॉपर तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रिवोल्यूशन होगा ही, और जो जनता होगा वो ना खुश रहेगी ही। फाइनली दोस्तों जिसका डर रहता है वही होता है। चाइना में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आता है जिसका नाम है सिन्हाई रिवोल्यूशन। वो चिंग डायनेस्टी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। चिंग डायनेस्टी के राजवंशी मोनार्की सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म करके वहाँ पे नया सरकार का गठन होता है। उस समय वहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन होता है जो कि ROC है। डॉक्टर sun yat-sen यान शिखाई 1911 के बाद चाइना को लीड करते हैं, और उसी समय sun yat-sen कुओमिंटांग पार्टी का गठन करते हैं। कुओमिंटांग पार्टी को हम KMT के नाम से भी जानते हैं। sun yat-sen का यही सपना था कि जो चाइना है वो नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के प्रिंसिपल पे आगे बढ़े, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है जिसे आगे माओ जेडोंग, जो कि काफ़ी फेमस लीडर रहे हैं चाइना का, वो लीड करते हैं। तो माओ जेडोंग कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर रहते हैं। 1921 में इसका गठन हो जाता है, जिसके बाद से यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। 2 पार्टियां बन गई दोस्तों, चाइना में 2 पार्टियां बन गई। एक तो कुओमिंटांग जो कि sun yat-sen इसके संस्थापक थे, और 1921 में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी CPC यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी,
इसका माओ जेडंग आगे नेतृत्व करते हैं। तो यहीं से इन दोनों के बीचों में और चाइना में एक विचारधारा रखी जा चुकी थी जो आगे चल के आगे प्रॉब्लम बनाता है। आगे सन्याल सेन के पार्टी को चियांग काई शेक लीड करते हैं, क्योंकि सन्याल सेन का एक दुखद मृत्यु हो जाती है कैंसर के बाद। तो चियांग काई शेक आगे KMT गवर्नमेंट का उत्तराधिकारी बनते हैं और माओ जेडोंग जो CPC है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, ये इसको लीड करते हैं। इसी बीच 1937 में जो जापान है वो फिर से चाइना पर हमला कर देता है, जिसे हम लोग सेकेंड सिनो जापानीज वार के रूप में जानते हैं। तो इस हमला के कारण जो चाइना की पार्टी थी कुओमिंटांग पार्टी, वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जो रसिया था USSR उस टाइम का, वो CPC को मदद करती है। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसको जो रसिया था वो काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा था, और इधर जो जापान था वो डायरेक्टली इसी पार्टी से लड़ रहा था, क्योंकि यही नेशनल पार्टी थी और इसी के पूरे चाइना पे राज था। हालांकि ये दोनों जो पार्टियां है वो इंटीग्रेट होकर के भी लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी जो ये पार्टी था नेशनलिस्ट पार्टी KMT, ये काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। इसी बीच 1945 में आपको पता है कि जापान की कितनी बुरी तरीके से हार हो जाती है। जो अमेरिका और ब्रिटेन है पूरी तरीके से जापान को बर्बाद कर देते हैं। तो जो ताइवान जो था उनके कब्जे में था, अभी तक जापान के कब्जे में था, उन्हें चाइना को लौटाना पड़ता है। तो जो ब्रिटेन है और अमेरिका है ये तय करता है कि वो अपने सपोर्टर यानी कि KMT गवर्नमेंट को, जो कि चाइना में लीड कर रहा था, उसी को ताइवान को सौंपा जाए, ताइवान को सौंप दिया जाता है। लेकिन इधर चाइना में भी काफ़ी अनस्टेबिलिटी रहती है, वहाँ पे खुद अपने ही पार्टी में युद्ध चलता है। 1949 में बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन आता है, जिसका परिणाम ये होता है कि चाइना का बिल्कुल राजनीति पूरी तरीके से बदल जाता है। माओ जेडोंग होते हैं वो सफल हो जाते हैं अपने नीतियों में, और पूरे चाइना पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो जाता है। और जो चियांग काई शेक होते हैं नेशनलिस्ट पार्टी का, कुओमिंटांग पार्टी का, इन्हें भाग करके ताइवान जाना पड़ता है और वहीं पर जा करके अपना ROC यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करते हैं। और तब से लेकर के वहाँ पे ताइवान पे ROC का ही सरकार चल रहा है। उस समय चियांग काई शेक का कहना था कि भले ही उनकी सरकार चाइना पे अपना गवर्नमेंट बनाने में असफल हो चुकी हो, लेकिन असली सक्सेसर चाइना के वही हैं, क्योंकि 1912 में ही ROC का वहाँ पे गठन हो चुका था। और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसने अवैध तरीके से पूरे मेनलैंड चाइना पे कब्जा करके रखा है। तो ताइवान इसी तरीके से अपना पक्ष रखता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ताइवान के साथ कैसे रिलेशन रखती है, आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इधर 1945 में वर्ल्ड वार 2 समाप्त हो जाता है और 1945 में UN का गठन होता है। उस समय जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है इसी को UN रिकॉग्नाइज करता है। 5 परमानेंट मेंबर में से एक ROC भी रहता है, लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब 1972 में UN ROC का मान्यता को रद्द करते हुए PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो अभी मेनलैंड है उसको दे देता है। आप इस स्क्रीन पे जो मैप आ रहा है इसको देखिए, ये जो जितने भी ऑरेंज कलर के कंट्रीज दिख रहे हैं ये बिल्कुल ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, यहाँ तक कि एज ए ऑब्जर्वर का भी ताइवान को स्टेटस नहीं देते हैं। और जितने भी आपको ये लाइट ग्रीन कंट्रीज दिख रहे हैं ये सभी ताइवान को रिकॉग्नाइज तो नहीं करते हैं, लेकिन इनके साथ अनऑफिशियल रिलेशन रखते हैं और चाइना को रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये ब्लू कलर में आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में छोटा सा कंट्रीज जो दिख रहे हैं ये ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं और चाइना को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। 1972 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइजेशन UN को देने के बाद भी जो अमेरिका था वो ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही रिकॉग्नाइजेशन दे रहा था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही उसको सपोर्ट करते आ रहा था। लेकिन 1970-80 के दशक आते आते चाइना काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका था, वहाँ की इकोनॉमिक काफ़ी ग्रो कर गई थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। वहीं ताइवान में आबादी लगभग 15 मिलियन से लेकर के 18 मिलियन थी, वहीं चाइना में लगभग 600 मिलियन आबादी थी। तो अमेरिका के लिए ये तो एक बड़ा मार्केट था, वो चाहता था कि इस मार्केट में इन्वेस्ट करे, इसीलिए वो ताइवान को रिकॉग्नाइजेशन देना बंद कर देता है और चाइना को रिकॉग्नाइजेशन दे देता है। वो डेट था 1979। UN के बाद एक अमेरिका ही ऐसी कंट्री नहीं था जिसने PRC को रिकॉग्नाइजेशन दिया, बल्कि दुनिया में बहुत सारे लगभग सारे कंट्रीज जो भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं उन्होंने PRC को ही रिकॉग्नाइजेशन दिया, क्योंकि चाइना फर्स्टली तो ये बोलता था कि अगर आप वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं तभी हम आपके साथ कोई भी रिलेशन आगे बढ़ाएंगे, और उसके लिए सारे कंट्री को सिग्नेचर करना पड़ता था, क्योंकि आप इकोनॉमिक रूप से पीछे छूट जाएंगे फिर चाइना के साथ रिलेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि चाइना काफ़ी बड़ा मार्केट वहाँ पे था।
लेकिन दोस्तों समय के साथ तो जियो पॉलिटिक्स चेंज होता ही है, और जियो पॉलिटिक्स अब चेंज हो रहा है। अब जो अमेरिका है, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं वो ताइवान को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, और चाइना को काउंटर करने के लिए वो हमेशा कहते आए हैं कि हम लोग चाइना को सपोर्ट करेंगे। अब वो चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ है, यूएन है, WHO है, इसमें ताइवान की वापसी हो जाए। कोरोना वायरस के पैंडेमिक में चाइना ने जैसे दुनिया के साथ ट्रीट किया है, उसने कोरोना वायरस पर जिस तरह से डाटा को छुपाया, उससे ना सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका और एशिया के बाकी सारे कंट्रीज नाराज़ हैं। उससे 2-4 को छोड़ दिया जाए तो सारे कंट्री चाइना पे अभी नाराज़ है। वो इसका बदला लेना चाहते हैं, वो चाइना को पनिश करना चाहते हैं, और अमेरिका इसका काफ़ी अच्छा एक एग्जांपल ढूंढ लिया है कि ताइवान को इंटरनेशनल बॉडीज़ में और वापसी दिला करके चाइना को पनिश किया जा सकता है। सच में दोस्तों, अगर चाइना और अमेरिका का रिलेशन ख़राब रहता है तो ये चाइना के लिए काफ़ी बुरा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ना सिर्फ उसको इंटरनेशनल बॉडी में वापसी दिलाएगा, बल्कि हो सकता है अगर आगे रिलेशन और भी चाइना का अमेरिका के साथ ख़राब होता है तो वो चाइना को छोड़ करके ताइवान को ही रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दे। और डोनाल्ड ट्रंप इस संकेत को काफ़ी दे रहे हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो बिल्कुल ताइवान को सपोर्ट करेंगे और इंटरनेशनल बॉडीज़ में उसको वापस दिलाने में वो साथ देंगे। अब सोशल मीडिया पे काफ़ी डिमांड उठाए जा रहे हैं, जो कि इंडिया है वो चाइना को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहा है, उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहा है, और कोरोना वायरस पे जो फैलाया है चीन ने, उस पे जो इंडिया है क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहा है और जांच की मांग क्यों नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा सब्र रखिए, अगर सही समय आएगा तो इंडिया बिल्कुल ऐसा करेगा। लेकिन अभी वो इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि अभी खुद को इस चीज़ में फंसा है। और अमेरिका जो भी ताइवान के लिए कर रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि अमेरिका को काफ़ी टेंशन ह्यूमन राइट्स को लेकर के। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, उसका पर्सनल बेनिफिट है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। वो चाहता है कि चाइना पर प्रेशर बनाया जाए ताकि चाइना आगे ना बढ़े, जिससे उसको बेनिफिट हो, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसके होते हुए कोई दूसरा सुपर पावर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे। दोस्तों अब ताइवान की बात करें तो ताइवान के लिए अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अब जो दुनिया में मूव चल रहे हैं चाइना के खिलाफ, और जो ताइवान के प्रति पूरी कंट्री से जो सपोर्ट दिखाए जा रहे हैं, उसे तो ये तय है कि उसका इंटरनेशनल बॉडीज़ में वापस आना तय हो गया है। और साथ ही साथ बहुत सारे और कंट्री हैं जो कि उनके साथ और भी ज़्यादा रिलेशन को क्लोज करेंगे और रिलेशन को बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल चाइना को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होने वाला है, आप देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, स्टोरी काफ़ी है दोस्तों, और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।